कुछ लोग दास्तान कहते हैं, कुछ लोग दास्तान सुनते हैं, कुछ लोग दास्तान होते हैं। तो मैंने कहा कि आदमी दास्तान ही कहने के लायक है, क्योंकि दास्तान एक ऐसा फन है कि जो कहानियों, निबंधों, पेपरों, किताबों से ऊपर की चीज़ है। उसका अंदाज़े बयां बहुत अलग है। नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ करीम। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान, चलिए आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूं। आप हैं सिप्तैन शाहिदी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है। जी अशरफ साहब। सिप्तैन शाहिदी साहब ऑथर हैं, किताब लिख चुके हैं, साथ ही साथ राइटर हैं। कहानी बहुत सारी लिखी हैं उन्होंने, और बहुत अच्छी कहानी लिखी, और टीचर भी हैं, पढ़ाते भी थे। इन दिनों काफी चर्चा में है। उसकी वजह यह है कि सिप्तैन साहब वो जो पुरानी चीजें थी जो लौट के आती हैं, उसमें लग गए हैं। दास्तान गोई आपने सुनी हो, आजकल लिख रहे हैं। सिप्तैन साहब, अचानक क्या ख्याल आया आपके दिल में कि आप दास्तान गोई की तरफ चले? देखिए साहब, इसका जवाब वैसे तो बहुत लंबा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि दास्तान गोई मैंने क्यों लिखा या लिखना शुरू किया। लेकिन बहुत कम में मैं आपको बताऊं कि मैं सिनेमा की दुनिया में रहता हूं, और सिनेमा के वो तमाम लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में सिनेमा के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम किया, उसको बुनियाद और फाउंडेशन दी है, उनकी स्वाभाविक तौर पे हम इज्जत करते हैं। और उसी दौरान मुझे ख्याल आया कि राज कपूर साहब का 100 साल राज कपूर साहब के होने वाले हैं, तो इसमें मैं क्या करूं। अच्छा। तो मैंने कहा कि कहानियां जो हैं वो लिखी जाती है लोगों के बारे में, किरदारों के बारे में। राज कपूर अगर बड़ा आदमी है तो उसके बारे में क्या लिखा जाए। तो कुछ लोग दास्तान कहते हैं, कुछ लोग दास्तान सुनते हैं, कुछ लोग दास्तान होते हैं। तो मैंने कहा कि आदमी दास्तान ही कहने के लायक है, क्योंकि दास्तान एक ऐसा फन है कि जो कहानियों, निबंधों, पेपरों, किताबों से ऊपर की चीज़ है। उसका अंदाज़े बयां बहुत अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 100 साल राज साहब के पूरे हो रहे हैं, और हमने यहाँ पे पृथ्वी में दास्तान राज कपूर सुनाई। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि जिस पृथ्वी थिएटर से राज साहब बड़े हुए, उसी पे हम यहाँ शो कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात, बहुत खुशनसीबी, बहुत ज़्यादा खुशनसीबी, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थी मैं तो, और बहुत मज़ा आया है। ऑडियंस बहुत अच्छी आई है, हाउसफुल था। लोग नासिक से आए हैं, दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट लेकर आए हैं देखने के लिए, और यूएस से भी आए हैं। हाँ, न्यूयॉर्क से लोग आए हैं। तो अब इससे बड़ी बात क्या कही जाए, हम ओवरवेल्म्ड है कि इतना प्यार मिल रहा है आज इस शुभ मौके। उसमें कसीदे भी पढ़े जाते हैं, उसमें उनकी आलोचनाएं भी होती हैं, उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, और एक बड़े आदमी की बड़ी जिंदगी को बड़ी जबान में बड़े तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में और पैक्ड तरीके से कहना होता है दास्तान गोई। तो खैर, एक तो खिराजी अकीदत था, ट्रिब्यूट था राज कपूर साहब को। हाँ। अब आप ये कह सकते हैं कि दास्तान गोई मैंने क्यों की, कुछ और क्यों नहीं किया। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, दास्तान गोई अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पॉपुलर होता जा रहा है। दास्तान जो है वो कॉमर्शियल तरीके से नहीं लिख सकते। दास्तान लिखने के लिए, एक दास्तान लिखने के लिए 1 साल का वक्त लगता है। हाँ। और 24 घंटे का वक्त लगता है। पूरे रोज आपको रोज लिखना है, रोज समझना है। अच्छा। तो ये तो नॉन कॉमर्शियल और बेवकूफ़ी भरा काम है, लेकिन फिर भी लोग लिखते हैं। दास्तान गोई मतलब कहानी सुन, और वो चीजें जहन में होती, तो वो लिखना कितना मुश्किल है, मैं ये जानना चाह रहा था। क्योंकि फिर जिस अंदाज में आप लिखेंगे, वो जो दास्तान गो है उसे कितना सपोर्ट करे। देखिए साहब, दास्तान गोई की पूरी रिवायत को समझना और दास्तानों को पढ़ना, उससे मुझे पता चला कि ये दूसरी तमाम राइटिंग जो मैंने 20 साल तक की है उससे बिल्कुल अलग है।
यही यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे। और अगर ये राइटिंग अलग है तो फिर मैं नए तरीके से कैसे सीखूं, हाउ टू स्कूल माई सेल्फ। तो महमूद फारूकी साहब की दो किताबें हैं दास्तान पे। तो हमने उनकी जब किताब पढ़ी तो, और उनकी लगातार महमूद फारूकी साहब जिन्होंने इस फन को इंडिया में रिवाइव किया है, हाँ। उनसे मैंने सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि जो तुमने देखा है और जो तुमने पढ़ा है उसके अंदाज से खुद ही एब्जॉर्ब करो और खुद ही एक नई भाषा या शैली लेकर के आओ। हाँ। अब साहब मेरे लिए ये इतना बड़ा चैलेंज था कि अगर कोई आदमी किसी काम को 2 घंटे में करता है तो मैं 200 घंटे में, ऐसा चैलेंज मेरे सामने था। और आज जब वो मकबूल हो रही है, दास्तान राज कपूर पे लोग खिल करके हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं, तालियां बजाते हैं, जो कि कभी खरीदी नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है कि ये पिछला 1 साल जो मैंने लगाया उसको लिखने में, वो बड़ा अजीब गुजरा। मेहनत ने मुझे शायद तालियों के, तारीफों के तौर पे रिटर्न किया। पहले तो उस सब्जेक्ट के बारे में दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं वो आपसे छूटनी नहीं चाहिए, सब पढ़ना है। एक कहानी को दूसरे पर्सपेक्टिव से क्लैश करके पढ़ना है। जितने भी पर्सपेक्टिव आ सकते हैं खानदान के लोगों के, उन सब से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही लोगों से बात हो पाई। मैंने वो हर संभव चीज देखी और पढ़ी और गाने सुने और सारी फिल्में देखी, और फिर ये तय किया कि ये आदमी दास्तान के फॉर्मेट में आ सकता है, क्योंकि दास्तान की जबान, उसकी बयानियां कुछ इस तरह की होनी चाहिए, वो आपको उस वर्ल्ड में ले जाना चाहिए जिस वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं। वो भले वो वर्ल्ड इंसान के अंदर कहीं हो, वो कोई मौसम का वर्ल्ड हो, या किसी मुल्क की बात कर रहे हो, किसी जंगल की बात कर रहे हो, जब तक मैं आपको वहां ले नहीं जाऊंगा, भले वो महज एक रोटी की बात हो, रोटी का वर्ल्ड हो, लेकिन रोटी जो है, वो नान जो है, वो फूली हुई गर्मा गर्म, उसको तोड़ो तो भाप निकलता है और एक लुकमा लो जबान पे तो पिघल जाता है कि गोया के जैसे आप रुई के फाए। आपको उस एहसास को आपके सीने में जब तक हम छुला नहीं देंगे, हम मानेंगे नहीं। ये दास्तान गोई के लिखने का तरीका है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो बाकी तरीके हैं, आप तो जुड़े रहे हैं इस इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, तो यहाँ स्क्रीन प्ले ज्यादा काम करता है कि कहानी लिखी गई और उसके बाद उसमें वो सारी चीजें डिफाइन कर दी गई। बचपन से कहानी पढ़ने का शौक रहा, क्योंकि हमारे बचपन में एंटरटेन अपने आप को करने के लिए कहानी ही पढ़ते थे या नॉवेल पढ़ते थे, मोटी मोटी नॉवेल। और नॉवेल पढ़ते वक्त किसी न किसी किरदार में अपने आप को पाते थे। जब वो जंगल में होता था तो हम खुद को जंगल में पाते थे वो पढ़ते वक्त। वो पहाड़ियों पे चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं, वो कूद रहा है तो हम कूद रहे हैं, वो तैर रहा है तो हम तैर रहे हैं। तो शायद इसी तरह की चीज आपको यहां पैदा करनी है, और वो पूरी मंजर कशी जबान से कर। देखिए साहब, बात यह है कि राजा के दरबार में वैसे तो बंगाल से लेकर के पर्शिया तक दरबारी गायकों, दरबार के परफॉर्मर्स की बात होती है। अब कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई कहने वाला गा देता है, कोई जब कहता है तो गाता नहीं है, और सिर्फ कहता है तो उसके साथ कोई नाचने गाने वाले अलग से होते हैं। और इन सब को अगर रिफाइन कर दें, फिल्टर कर दें, और प्योर आर्ट की तरफ अगर आप बढ़ते हैं स्टोरी टेलिंग में, तो वो दास्तान गोई है जो किसी की मदद नहीं लेता। एक्टर के इंटोनेशन, और अगर वो गालिब साहब की या फैज की या ज़ौक की बात कर रहा है और उनके शेर का इस्तेमाल कर रहा है, तो अगली जो लाइन बोलेगा या अगला दोहा बोलेगा, तो उसको आपको कभी नहीं लगता था पुराने जमाने में कि ये इसकी खुद की अभी बनाई हुई है। ये कहानीकार, जिसको कि दास्तान गो कहते थे, दास्तान यानी बड़ी कहानी और गो यानी कि उसको पेश करने वाला, उसको प्रस्तुत करने वाला, ये लोग वो तमाम बड़े लोगों की शैली में सेंटेंस पे बना करके पेश करते थे, और लोगों को लगता था कि ये तो मरगिल्ला सा आदमी, इसको क्या पता होगा, ये तो उसी शायर की होगी, जबकि वो उसकी खुद की होती थी, इम्प्रोवाइज होती थी। यानी कि लिटरेचर और शायरी के शौकीन होते थे और अच्छे स्कॉलर हुआ करते थे। हद तो ये है कि
जब ये आखिरी हमारे दास्तान गो बाकर दहलवी साहब थे, जो 1920 के आसपास और लोग सिधार गए, माना जाता है, कहा जाता है, सच भी होगा, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि जब ये कहानियां दास्तान सुनाते थे तो जब बादशाह वगैरह का दौर ख़त्म हो गया तो ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ कर सुनाते थे। कई बार कनाते लग जाती थी, इनको इनवाइट भी किया जाता था, औरतें आती थी, बाकायदा प्रवचन या कथा सुनते हैं उस तरह से, और ये कहानियां सुनाते थे किसी दुल्हन की तारीफ में, उसके चाल में, उसके जेवर में। और कोई कहानी के कोई बहुत दूर जा रहा है तो दूर जाते जाते रास्ता बहुत लंबा है, तो रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या आती हैं, तुम अगर नहीं गए हो तो याद रखो, तैयारी से निकलना। और एक तरह का कैटलॉग दे देते थे, और औरतें जो है वो चांदनी चौक के किनारी गली में जाकर के वो उसी तरह के मांग टीके और बॉर्डर्स मांगा करती थी। अच्छा। और कहती थी कि वो तो बता रहे थे कि वो जो फलां जगह की राजकुमारी थी पहनी थी, तुम्हारे यहाँ नहीं है, तुम तो कैसे दुकानदार हो, चल उनके यहाँ होगा। और वो फैशन वो जज्ब हो जाता था। हाँ। लोगों के जहन में जज्ब क्यों होगा? क्योंकि डिफाइन करते थे, विजुअल के तौर पे वो उसको प्रेजेंट करते थे। और किसी का मंगटीके को विजुअल बना लेना, एक तिकोना सा चांदी का टुकड़ा था, उसके दोनों तरफ छोटे छोटे रंगीन मोती लगे थे जो नीले कलर के थे, जो रोशनी में दिखते थे तो चमक जाते थे, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये बताइए मुझे कि दास्तान गोई के लिए जो भी शख्स आपका है, जो किरदार अदा कर रहा है स्टेज पे या दास्तान गोई कर रहा है, उसके अंदर क्या कुछ खास क्वालिटी होनी चाहिए? दास्तान गोई करने वाले लोग बहुत कम है हिंदुस्तान में। हाँ। और ये 2005 में जब महमूद साहब ने रिवाइव किया अपने चचा जान शमसुर रहमान फारूकी साहब के सपोर्ट से, तो इन्होंने सबसे पहले इस बात का जोर दिया कि पुरानी ट्रेडिशनल ज़बान के लफ्ज़ और उसके तलफ़्फ़ुज़ आने चाहिए, वरना तो आप एक मज़ाहिया मदारी बन के रह जाएंगे। आपकी ज़बान रिच होनी चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सही होना चाहिए। और चूंकि ये लॉस्ट आर्ट ऑफ उर्दू स्टोरी टेलिंग है, इसलिए उर्दू लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़, जो कि जिसमें थ्रोट और टीथ और ज़बान का प्लेसमेंट बहुत काम करता है, गैन, खे वगैरह वगैरह। तो एक तो ज़बान आप रट करके दास्तान नहीं कर सकते। आपको अच्छा, मतलब बाय हार्ट करके आप दास्तान गोई नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। कई लोग लेकिन जो आपने लिखा है, और आप चूंकि राइटर हैं, तो उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। अपने सच तो यह है कि अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सच तो यह है कि एक राइटर होने के तौर पे मुझे इस बात की आदत है कि सेंटेंसेस की मीटरिंग इस तरह से हो कि कहने वाले को आसानी हो, सुनने वाले को समझ में आ जाए। जब भी आप किसी लाइन को मीटर में रखते हैं, जैसे गज़लें या शेर, तो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, समझ में आती हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी एक बीट चल रहा होता है और बीट के हिसाब से लिखना लिखना, तो ये जिम्मेदारी हमारी होती तो है। लेकिन जब दास्तान को उसे कहने पे आता है तो हमसे जो खामियां रह गई हों उसे वो पूरा करता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि दास्तान जैसी लिखी गई है उसी के आसपास बोली जाए। मतलब जो रवानी है और कहानी सुनाने का जो अंदाज है वो आपका होना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल ना लगे कि रटी रटाई हुई कोई चीज जो है वो दोहरा रहे हैं वहां पे। आप वो हो ही नहीं सकता। आप हाफिजे स्क्रिप्ट ना हो। हाफिजे स्क्रिप्ट ना हो। हाँ। अब देखिए साहब, बात यह है कि एक लाइन की अदायगी उस लाइन के, उस सेंटेंस के मीनिंग को बदल देती है। हाँ। और शेर में जब आप गलत जगह पे कॉमा लगा देते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। इसलिए सिर्फ रट करके बोला नहीं जा सकता, एक बात। दूसरी बात यह कि एक ही सेंटेंस में अगर आपके अंदर तेज ग्राफ नहीं बनता है माइंड में,
वो जा रहा था कि जाते जाते क्या हुआ, तो विस्मय से कब आप क्रोध में आ जाएं और रस कैसे बदलते हैं, ये रस का लगातार रैपिडली चेंज होना दास्तान गोई की एक खास बात है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरी शादी करवा दो। माँ ने कहा कि बेटा तू सीधी राह पे चला जा, जो सीधी है तो यानी बहुत दूर है, तो लंबा खींचते हैं आप। तो लफ्ज की अदायगी और फिर लगातार आते जाते रसों का आना, वो चलता गया और सामने एक खजूर का पेड़ आ गया। खजूर के पेड़ पर सीधा चढ़ गया, उस तरफ से उतर गया। उसने देखा कि सामने बहुत बड़ा शेर था, डरा नहीं वो। तो ये जो लगातार एक एक्टर के, अच्छा एक्टर होना चाहिए। हाँ, मतलब वो एक्टर के साथ साथ मुझे ये लगता है जैसे बहुत सारे लोगों की नानी अम्मा ऐसी थी जो बहुत अच्छी दास्तान गो थी। हाँ, क्योंकि उनके कहानी सुनाने का जो अंदाज था दरअसल सीखा वहीं से, तो वही और मशहूर भी है काफी आज भी। हाँ, नानी की कहानियां। हाँ, तो नानी अच्छी दास्तान गो थी। नानी बहुत अच्छी दास्तान गो थी। हाँ, तो क्योंकि वो मोहब्बत करती थी बच्चों से और हाँ, वो जेन्युइनली चाहती थी कि हार्ट टू हार्ट बात पहुंचे। तो वही हम कह रहे हैं कि वही सारी चीजें वो क्वालिटी होनी चाहिए एक दास्तान गो के अंदर, जी हाँ, जो नानी के अंदर थी। जो नानी के अंदर थी, शफकत, मोहब्बत पहुंचाने की कोशिश, हाँ, दिल से दिल की नजरों बात से जो है हाँ, वो और आवाज से आखिरी आदमी को पहुंच रहा है, फिर इसके पास पहुंच रहा है, फिर उसके पास पहुंच रहा है। आप खिदमत कर रहे हैं दरअसल। दास्तान गोई पे इसलिए हम इतनी बातें कर रहे हैं क्योंकि एक तो आप लिखने में चले गए, दूसरी बात यह है कि काफी पॉपुलर हो रहा है। अभी उस मकाम तक नहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना है, लेकिन काफी पॉपुलर हो रहा है और बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो इस वक्त कर रहे हैं हिंदुस्तान में दास्तान गोई। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये काफी पॉपुलर होगा, क्योंकि जब लोग ऊब जाते हैं बाकी चीजों से तो नई पुरानी चीजें तलाश के लाते हैं, तो उसी में से एक है। चलिए, एक छोटी सी बात रह गई है, आप अपना सवाल याद रखिएगा। हाँ, कि दास्तान गो उस दास्तान को हाँ, अगर 1.5 घंटे तक हाँ, बोलता है, सुनाता है, तो 1.5 घंटे में कितने सफ़े हुए और कितने लफ्ज हुए और कैसे उसको याद हुआ, और याद करने के पीछे क्या ताकत है, मसल मेमोरी कैसी है उसकी, क्या उसने लफ्जों को देखा है और इमेजिनेशन में पन्ने पलट रहा है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रेशर, लॉट्स ऑफ टाइम, और ये इसका एक वैल्यू बनता है, इसीलिए ये वैल्यूएबल है। ये एक फिल्म के डायलॉग बोलने वाले एक्टर्स के मुकाबले ज्यादा वैल्यूएबल है ये दास्तान को। नहीं, देखिए, ज़हीन होना एक अलग चीज। जैसे कहानी तो हमें सुन के भी याद रह जाती थी। जैसे मैंने अभी जिक्र किया नानी की कहानी की, तो नानी अपनी कहानी को लिख के तो देती नहीं थी, लेकिन आज भी अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने अपनी नानी से कहानियां सुनी होंगी तो आज भी आपको याद होंगी। हाँ, और इसीलिए इसमें परफेक्शन लाने के लिए याद होना तो सबसे पहला स्टेप है। हाँ, बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि मैंने जब ये दास्तान को हमेशा देखता था, और हमारे बड़े भाई भी करते थे, दारैन शाहिदी, लोगों को बताने और समझाने के लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे लोग अब भी वाकिफ नहीं है इससे। तो क्या कुछ विजुअल मिल सकता है छोटा मोटा जो? हाँ, आपको मैं बहुत सारे दास्तान के वीडियोस दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इनके बीच में रहता हूँ। तो नहीं, मैं अपने जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको छोटे छोटे क्लिप्स दिखा सकते हैं क्या, जिससे वो समझ लें कि जिस पे हम इतनी लंबी चौड़ी आप दिखा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं तो वो उनके समझ में भी आए। पेशावर के किस्सा खानी बाजार की पेचदार गलियों से शुरू होती पेश है दास्ताने राज कपूर। उन्हीं दिनों सफेद रंग राज कपूर के दिलो दिमाग पर छा गया, शायद उस स्कूल की टीचर की वजह से, जिससे 6 साल के राज कपूर को इश्क हो गया था। तो मेरे साथ फिल्मों में काम करना चाहते हो? जी पापा जी।
ये लो कुछ पैसे, फौरन बम्बई छोड़ दो। तारों के काफिले देखे, रातों को खुले आसमान के नीचे सोया, नए मौसमों को देखकर रोया। पेशावर में बहुत मजा आया, ये एक बागो बहार शहर। सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन बिचारा हो, दिल्ली भट्टी वाला हो, दुल्ले दी ब्याही हो, शाबाश। तो 1942-43 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की बुनियाद डाली। ये सिर्फ एक मंडली नहीं, एक बड़ा खानदान था जिसके खान यानी मुखिया थे पृथ्वीराज कपूर। अब दास्तान गोई कलेक्टिव अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे हिंदुस्तान में जिसने दास्तान गोई को रिवाइव करके सस्टेन किया हुआ है पिछले 20 सालों से। 2025 हमारा 20वां साल है और इसकी मुबारकबाद हम सबको। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। शुक्रिया। और दास्ताने कर्ण अज महाभारत, हाँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दास्तान। अच्छा, सुनाने वाले महमूद फारूकी साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े दास्तान को मॉडर्न टाइम्स के कर्ण का पर्सपेक्टिव लेकर के। अब सोचिए आप कि 400-500 लोगों का ऑडिटोरियम है, एक आदमी एक छोटे से तख्त पे सफेद कपड़े अचकन और कुर्ता पहने, पल्ले की टोपी लगाए, आपसे कुछ कह रहा है और आप 2 घंटों तक हिल नहीं पाते, सम्मोहन में चले जाते हैं। वो कैसे कर सकता है? वो न कथक कर रहा है, न जूडो कराटे कर रहा है, न जोकर है, न जादू दिखा रहा है। वो आपसे वो कह रहा है जो वो कहना चाहता है और धीरे धीरे आप ये समझते हैं कि मैं भी ये सुनना चाहता हूँ। यही मैजिक है दास्तान का। आप भले किसी भी इंटेंशन से आए हो लेकिन आप उसके मोहपाश में बंध जाते हैं। तो दास्तान कर्ण अज महाभारत है बहुत मशहूर। दास्तान मीर कही जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, लोग वाह वाह करते हैं। दास्तान राग दरबारी जो शिवलाल शुक्ल की किताब पे मबनी है, आधारित है। किसी एक नॉवेल को दास्तान की शक्ल देना, ये भी हम ट्रेन हो रहे हैं इस बारे में। दास्तान राज कपूर तो बहुत सारी किताबों को पढ़ करके मैंने लाया, लेकिन किसी एक नॉवेल को, एक किताब को भी दास्तान में बदलने का फन है। महमूद साहब हमें बताते हैं। ये जो दास्तान राज कपूर ये ओरिजिनल है जी। अदरवाइज आप किसी कहानी को उठा के और उसे याद करके, याद तो वैसे भी हो जाती है कहानी, आप अगर सुनाएं और लोग उससे लुत्फ अंदोज हो, मजा लें, तो फिर आप उसको कैरी कर सकते। देखिए, अब जैसे 2 चीजें आपने यहां पे इस्तेमाल की, वो दिखाना पड़ेगा लोगों को, इसलिए अचकन, हाँ, अब लोगों ने समझा ही नहीं होगा कि अचकन क्या पहन रखा है भाई, और पल्ले वाली टोपी, तो वो वही ट्रेडिशनल चीजें हैं। महमूद फारूकी साहब ने उसी लिबास का, उसी ड्रेस का इस्तेमाल किया जो उस दौर में किया जाता था। अनुषा रिजवी का काफी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज शी टुक लॉट्स ऑफ टाइम टू डिसाइड के ओरिजिनल दास्तान को पहनते क्या। हो सकता है कि कुछ और पहनते हो, लेकिन ये यूनिफॉर्म, ये कॉस्ट्यूम, ये तौर तरीके, मसनद और गद्दे पे बैठना, सफेद चादर, कासे चांदी के, वो उस दौर में ले जाता है, उस दौर में ले जाता है आपको, और ये लगता है कि हम उस दौर में ही कहीं बैठे। हालांकि आप मॉडर्न जगह पे बैठे हैं जहां पर ऑडिटोरियम है, चेयर और लाइट और वो सारी चीजें आपके पास हैं, लेकिन जो फील है आपको वो वही। भाई देखिए, हिस्ट्री में जाना, एक सूखा हुआ पत्ता पीला पड़ चुका है, वो हमेशा शाख में जाके वापस मिलना चाहता है। हम सब अपने घर जाना चाहते हैं, और ये सर्द रात, ये आवारगी, नींद का बोझ, अपने शहर में होते तो घर गए होते, किसी का शेर है, हर आदमी घर लौट जाना चाहता है। घर है वापस का, घर है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में नॉस्टैल्जिया होती है। नॉस्टैल्जिया वो एहसास है जो बाकी सारे एहसास में भारी है। एक खंडहर देख करके आपको जो बात पैदा होती है, वो किसी बड़े से महल को देख करके, ताज़ा एंटीला या दूसरी ऐसे मॉडर्न मकानों को देख करके वो बात नहीं आती। क्या है जो आपको खींचता है, रुलाता है, कहता है कि देखो मैं एक ज़माने में बहुत ही शानदार था। एक बड़ा दबीज दरख्त है, बहुत ऊंचा, और उसकी जड़ें कटी हुई हैं और वो हवा में है, तो हवा में कितने दिन रह पाएगा। इसीलिए
रूट्स ऑलवेज गिव्स अस कंफर्ट, हमें हरा रखते हैं। सिप्तन साहब, ये जरूरी नहीं कि जो अच्छा लिखता हो वो अच्छा कहानीकार भी, मतलब बोलता भी हो। हाँ, बोलता भी हो, दास्तान गो भी हो जी। लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि आप जितना अच्छा लिखते हैं उतनी अच्छी अदायगी भी है आपकी। जरा वो तो मुझे नहीं मालूम है। दो चार सुना दे ताकि अंदाजा हो इस बात का देखने वालों को कि ये दास्तान गोई आप लिख तो रहे हैं लेकिन किस तरह से की जाती है। देखिए साहब, मुझे अब याद नहीं है। जो भी जहन में हो, मैं देखिए, पूरी दास्तान सुनाने को नहीं कह रहा। उस फिल्म में राज कपूर, दास्तान राज कपूर का एक टुकड़ा है कि राज कपूर ने किसी तरीके से पैसों का इंतजाम करके अपने लिए एक कहानी चुनी। उस कहानी को अपने वालिद के दोस्त इंदर राजानंद के पास ले गया और कहता है कि इंदर राजानंद साहब, मेरे पास एक कहानी है, कच्ची है लेकिन सच्ची है, इसलिए आप इसे सिनेमा में स्क्रीन प्ले के अंदाज में बदल दें। स्क्रीन प्ले गोया कि एक बड़ा तवील काम होता है। स्क्रीन पे दिखने वाली हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसमें एक सीन आता है कि जब ये केवल बाबू, जो कि उस फिल्म के अंदर एक सीन डायरेक्ट कर रहे हैं, और एक असिस्टेंट आकर के केवल बाबू से पूछता है कि केवल बाबू, हजारों लड़कियों के ऑडिशन ले लिए, आखिर आपको किस तरह की लड़की चाहिए? और यहीं पर सीन कट हो जाता है। खैर, ये सीन कट हो गया। शाम में राज कपूर साहब घर से निकले और फेमस स्टूडियो में, उन दिनों साउंड रिकॉर्डिंग का एक नया स्टूडियो बना था, उसी स्टूडियो में राज कपूर को अपने गीतों की रिकॉर्डिंग करनी थी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि गीत निकल करके कैसे आते हैं, तो किसी तजुर्बेकार मौसीकार के पास जाकर के वो बात करना चाहते थे। ऐसे में उस जमाने की बड़ी मशहूर गुलूकार और मौसीकार जद्दन बाई के घर जब वो पहुंचे, तो जद्दन बाई घर पे नहीं थी। उनकी बेटी ने दरवाजा खोला, वो उसे देखकर भौंचक के रह गए। न जाने कितनी देर तक भौंचक के रहे। लौटे और अपने राइटर इंदर राज आनंद साहब से कहा कि इंदर राज आनंद साहब, कुछ स्क्रीन प्ले में हेर फेर करनी है, कुछ बदलाव लाने हैं। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कहते हो? उन्होंने कहा कि एक नई लड़की तलाश की है। तो जब मेरा असिस्टेंट सिनेमा में, जो कि रोल खुद कर रहे थे, जब मेरा असिस्टेंट सिनेमा में आकर के मुझसे पूछता है कि केवल बाबू, आपको आखिर कैसी लड़की चाहिए, तो उसका जवाब फिर से लिखना है। आपके जवाब अब वो बात नहीं है। तो साहब बताओ कि जवाब क्या लिखना है। अब तो राज कपूर ने जो उस लड़की को देख के भौचक्का हुए थे, उसे मन ही मन में अपनी फिल्म में कास्ट कर चुके थे, और अब वो उसकी पूरी जवाब इस तरीके से आप बिना रुके। अच्छा भाई, मतलब ये वही है कि आप मंजर कशी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑडियो पे आप विजुअल, जो दर्शक हैं, जो सामीन हैं, जो सुनने वाले हैं, वो तस्वीर तैयार कर रहे हैं अपने जहन। हाँ, वो और फिर वो जबान भी इस्तेमाल होनी है कि तो राज कपूर से उन्होंने पूछा कि आखिर कैसी लड़की है, डिस्क्रिप्शन तुम ही लिख दो। तो उसने कहा कि एक ऐसी लड़की है, उनके जहन में नरगिस का चेहरा आ रहा था। उन्होंने कहा कि एक ऐसी लड़की की जो रोए तो समंदर की छाती फट पड़े, और जो हंसे तो बाहर खिल जाए, और चले तो ऐसा और चले वगैरह। और साहब ऐसे, सो इट्स लाइक पोएट्री इन प्रोज एंड ड्रामा एंड थिएटर। मतलब वो रिदम हो उसमें, और उतार चढ़ाव, और वो सारी चीजें, जैसे आप गजल गोई करते हैं या आप कोई नज्म लिख रहे हैं। तो चलिए, तेज बोलना है कि आपका ऑडियंस सिर्फ आपके लफ्ज में उलझा रहे। हाँ, और उसी में ऊपर नीचे जाना है। मैं तो बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं, लेकिन अगर कोई अच्छा दास्तान गो होता तो जो मैंने कहा उसी को कुछ अलग तरीके से कह देता, मैजिकल तरीके से। और जब वहां पहुंचे और दरवाजा खुला, तो देखते क्या है कि एक फरिश्ते की जैसी लड़की, मासूम, छोटा चेहरा, मुस्कुराता हुआ, आंखें ऐसी, बाल ऐसे, जुल्फ ऐसे, सना हुआ ऐसे किया तो उसके आटा यहाँ लग गया। हाँ, वो अच्छा, ये जैसे लोग अशार सुनाते हैं अपने, तो उसमें ऐसे उलझा देते हैं कि आप उलझे रहें और इधर उधर ना जाए।
तो वैसा कुछ खैर सीन। हाँ, तो चलिए बड़ा अच्छा लगा आपने। परफॉर्मिंग आर्ट जो है अशरफ भाई, परफॉर्मिंग आर्ट हाँ, इस दुनिया में सच पूछिए तो धीरे धीरे आर्ट जैसी फॉर्म को, आर्ट जो चीज है, लफ्ज है, हाँ, कला, हुनर, फन, इससे लोग दूर होते जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि वो ऑफिस जाएंगे, पैसे कमाएंगे, दुनिया में घूमेंगे, आर्ट की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती। और जब वो उदास हो जाते हैं, जब उनके साथ कोई गम से भरी घटना घट जाती है, किसी को मिस करते हैं, तो फौरन आर्ट की शरण में आते हैं हाँ। कि क्या करूं, दिल नहीं लगता तेरे ख्याल में, और तमाम चीजें। वो आर्ट की तरफ वही आदमी जो सुबह शाम आर्ट से दूर रहता है, हाँ। अपने गम में आर्ट को अपनाता है। तो आर्ट की वो वैल्यू है कि वो आपके मुश्किल वक्त में काम आती है, आपको खुशी देती है। इतना बड़ा खालिक ऊपर बैठा है, ये सब हम आर्ट ही तो हैं। फिर ये मेयर मॉर्टल्स आर्ट को मना क्यों करते हैं, उसको सपोर्ट करने से मना क्यों करते हैं? और ना कोई, और ऑडियंस भी कम होती जा रही है। नहीं, देखिए क्या होता ये है कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, और अगर न बदलें तो फिर कैसे कहेंगे हम कि ये वो पुरानी चीजें हैं जिसे हम तलाश के लाएं। तो पुरानी तो होनी है, और ठीक है, उसे जिंदा रखना, ये आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। तो खैर, लेकिन साहब मुझे बड़ा मजा आया, और मैं यकीन जानिए मैंने अब तक देखा नहीं है कोई भी शो दास्तान गोई का, और मुझे न जाने क्यों ये खुशफहमी है, कि या गलत फहमी भी हो सकती है, कि मैं भी बड़ा अच्छा दास्तान गो हो सकता हूं। लेकिन वो तब तक बड़ा जबरदस्त लगता है जैसे कोई अपने आप को ये समझता है कि मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूं या हो सकता हूं, और जैसे ही कैमरा ऑन हो सामने आए तो वो फफल जाता है। मैं राज कपूर साहब के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो देखता क्या हूं कि एक आदमी है जो अपनी तमाम उलझनों में उलझा हुआ है। अपने गम ने उसको इतना परेशान कर रखा है। तो जब उसकी ये इमेज देखता हूं कि वो लोगों में खुशियां बांट रहा है, तो मैं थोड़ा सकपका जाता हूं। हाँ, आप उसे खाह कहें कि तमाम औरतों के बीच रहता था और वो बड़ा कामयाब था, और उसके साथ ऐसा, उसके पास पैसे भी तो थे और इतने बड़े खानदान का था, चमक दमक थी, नरगिस थी, हीरोइनें थी, वैजंती माला थी, तमाम लोग आते जाते थे। भाई इसके बावजूद वो बहुत परेशान और बेचैन और उलझा हुआ था, क्योंकि वो तख्लीक करता है। तख्लीक करने वाले लोग पेन से गुजरते हैं, और वो पेन जो है उससे आप बच के निकल जाइए, कोई बात नहीं है। भीड़ तो बचती ही है ना पेन से। इसलिए एक ही राज कपूर है, वो खाना बदोशों की तरह रहा। अपने वालिद से उसकी कभी बनी नहीं, क्योंकि वालिद उसे एक अपने से 21 चाहते थे। 21 कैसे होता? उसकी तो आवाज भी कमजोर थी, उसका कद भी कमजोर था। वालिद साहब जो है वो पुश्तैनी मर्दों की दुनिया पेशावर से आए थे, जहां पे रिवायत यह है कि गरज के बाद करनी है। इसने जब अपने वालिद के साये से अपने आप को बिल्कुल अलग किया, तो तय किया कि मैं एक जोकर रहूंगा, लोगों को हंसाऊंगा, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। राज कपूर की फिल्मों में हीरोइनों के वालिद तो पाए जाते हैं, हीरो के बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि अपने वालिद को कभी वो रोल देता नहीं है। ये चलिए, तो मेरे ख्याल से मैंने काफी वक्त ले लिया आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बार जरूर जाऊं देखने, और ख़ास तौर पे ये जो आपका लिखा हुआ है दास्ताने राज कपूर, आपने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला, और शुक्रिया कि आप मेरे घर आए और यहाँ आपने और तफसील से बात की आपने और समझाया। मैं वाकई में काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस पे बात करूं, दास्तान गोई पे बात करूं, मुझे कोई ऐसा शख्स मिल नहीं रहा था। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपको जानता हूं और आप दास्तान गोई से जुड़े हुए हैं।
ये बड़ी अच्छी बात है। आप मेरे सीनियर हैं और आप यहाँ आए, किसी भी देखिए पिछले 100 साल में अशरफ भाई, हाँ, पिछले 100 साल में हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में क्या हुआ है? एक तो चांद पे गए कुछ लोग जो गए के नहीं गए, स्टैनली क्यूब्रिक ने बाद में कहा कि मैंने शूट किया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, आईफोन के बाद एआई आया। हाँ, आप किसी भी 100 साल को या 200 साल को जब नापते हैं तो रिवॉल्यूशन में आप इंडस्ट्री और आईटी इसी हिसाब से देखते हैं। पिछले 100 साल में कोई मरी हुई जबान दोबारा नहीं आई, कोई मरा हुआ आर्ट दोबारा नहीं आया सिवाय दास्तान गोई के। तो इस बात की खुशी पूरे मुल्क को आनी चाहिए कि यहीं की चीज है और यहीं वापस आ रही है, और रिवाइवल करने वाले और रिस्टोर करने वाले लोग मौजूद हैं और बिना किसी और पैशन के साथ कर रहे हैं। मनी इज नॉट द मैटर एट ऑल। ये तो इसीलिए तो हमने बात की इस पे। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको कि लोगों की तरफ से जो प्रोत्साहन होता है वो मिल रहा है आपको। जी हाँ, मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको ऑडियंस मिल रही है, इसका मतलब यह है कि प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आपने जैसा बताया कि ऑडियंस आ रही है, तो आ रही, तो इसका मतलब रिवाइव हो रहा है। और जबान की बात अगर करेंगे तो फिर सियासत पे जाना होगा। तो मैं नहीं चाहता कि सियासत डिस्कस करूं यहाँ पे, और मैं ये दुआ कर सकता हूँ, दुआ गो हूं कि ये जो दास्तान गोई है वो इसी तरह परमान चढ़ता रहे और खूब फले फूले। शुक्रिया। और आप जुड़े हैं इससे, आप भी खूब बेहतर करें और हमारी आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहे, बातें होती रहें और हम आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और दीजिए अशरफ करीम को इजाजत। फिर किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।